Hello, hi, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. तो आज की इस ब्यूटीफुल सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट कौन से चैप्टर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ समझते हुए चलना। अगर नहीं आता है, अगर आता है तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और देन उसके बाद सोल्यूशन को मैच कर लेना। ठीक है ना। बट वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है, बिकॉज लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। क्या बोला गया है, इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी गई है। एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। बोला गया है कि ये दो इक्वेशंस राइट बेसिकली क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो आप k की वैल्यू बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज को समझ लो बहुत ध्यान से कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। बेसिकली आपकी जो इक्वेशंस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। जब हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें फर्दर दो टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में किसी एक दूसरे को इस तरीके से कट करें यानी कि क्रॉस बनाए। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक दोनों दो बेसिकली एक जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं और उसी को इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। अब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले भी हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये सारी की सारी इक्वेशंस आपकी जनरल फॉर्म में लिखी गई हो। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी हो गई आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इस जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, पहले आपको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, फिर देन उसके बाद हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है उसको अपन इस तरीके से लिख दे रहे हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जो दूसरी इक्वेशन लिखी गई है वो इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2k माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस k माइनस 1 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2k प्लस 1। ठीक है, और ये भी बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अब कंपेयर करो a1 अपॉन, अब ये बोलती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को आपस में कंपेयर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो क्या a1 अपॉन a2 आपका क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल्स टू बी आपका क्या गिवन है, देखो यहाँ पे y के साथ क्या गिवन है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो अपॉन में, यहाँ पे y के साथ क्या गिवन है k माइनस 1। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे सर इसमें मतलब क्या है, इसमें मतलब क्या है, जब आपने ये सारी चीजें जो की हैं इसका क्या मतलब है। देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप बात करो तो हाँ आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये सारी चीजें जरूरी होती हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमारे पास केस होता जहां पे आपको इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन निकालना होता। ठीक है, तो आपको वहां पे मान लो b1 और c1, b और c का आपको कंपेयर करना होता। ठीक है, आपको मान लो y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कंपेयर करना होता, देन क्या करते, वहां पे हो सकता है आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गलती ना हो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब देखो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना,
हमारे पास यही चीज, इसी चीज का तो हमारे पास एडवांटेज होता है, और किस लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कभी इस तरीके की गलती ना हो, या फिर फ्यूचर में कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे करके देख लिया। अब मान लो अगर हमें C1 का भी कंपेयर करना होता तो हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, बट यहाँ पे हमें नहीं करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स K-1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2K-1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे 3K-3 बराबर में 2K-1, ठीक है। उसके बाद अब ये 2K इधर आ जाएगा तो 3K-2K बराबर में -1 है, और -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास K, और -1 +3 कितना हो जाएगा आपका +2, यानी कि खाली आप इसको 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको बस इक्वेशन देख करके आप डायरेक्टली यहाँ पे ये कंडीशन को अप्लाई करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ से देखो कुछ मैंने ना वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं, ठीक है। अब इनको ध्यान से समझना। यहाँ पे ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 years hence, ठीक है। हेंस का मतलब होता है बाद, है ना, 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। अब उसके बाद ये कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन आपकी यहां से यहां तक थी, ठीक है। ये आपकी 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी शुरू हो रही है फिर यहां से, 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times that of his son, what are their present ages। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट एज को एज्यूम कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका कौन है, ठीक है, ये आपका जैकब है, ठीक है, और ये है उसका सन। तो प्रेजेंट एज, ठीक है, जैकब की हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसी को एज्यूम कर लो किसी भी दो वेरिएबल में। तो मान लो जैकब की एज मैंने x एज्यूम कर ली और उसके सन की करंट एज मैंने y एज्यूम कर ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन 1 की बात करूँ, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 years hence, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद कुछ भी हो, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 5 साल के बाद जैकब हो जाएगा x + 5 years का, और सन उसका हो जाएगा y + 5 years का, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे आके, 5 years hence द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, मतलब ये उसके 3, जो भी 5 साल के बाद जैकब की एज अपने बेटे के एज के 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 times y + 5। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 5 बराबर में 3y + 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3y, ठीक है, बराबर में 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो इसको आप मान लो कंडीशन, ये इसको आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इजीली आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। x - 3y = 10। अब उसके बाद देखो, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, यहाँ पे लिख लो कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, यानी कि माइनस करोगे, दोनों की एज में -5 करोगे तो ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। उसकी उम्र घट जाएगी और उसके बेटे की उम्र भी घट जाएगी, ठीक है। अब रिलेशन क्या दिया है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम, जो जैकब की एज है, ठीक है, ये 7 टाइम है दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। तो ये एक दूसरी कंडीशन आ गई आपकी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद x - 5 बराबर में ये हो जाएगा 7y - 35, ठीक है। अब इसके बाद देखो x - 5 बराबर में, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अपन, ठीक है। अब अगर इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा x - 7y, ठीक है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -30। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करो कि x की वैल्यू यहां से निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है।
तो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पे अगर निकालोगे तो वो आपको मिलेगी 10 + 3y, है ना। अब वो आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया 10 + 3y -7y बराबर में -30, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -4y, और ये 10 उधर जाएगा, ठीक है। तो प्लस का है उधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -40। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 10 साल। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x = 10 + 3 × 10, ठीक है। तो 3 × 10 = 30 और प्लस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो दैट मीन्स अब अगर इसको आप यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, तो ये y की वैल्यू यानी कि जैकब सॉरी उसके सन की एज कितनी हो जाएगी 10, और जैकब की एज कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। आई होप ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। अरे ये हो गया सेकेंड, और हर बार नंबरिंग में मैं गलती कर देता हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है। क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस एज्यूम द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, क्या मान लो, x एंड y, ठीक है, x एंड y। अब यहाँ पे उसके बाद, फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखोगे नंबर फॉर्म्ड। अब इन जो डिजिट से जो नंबर फॉर्मेशन होगा, आप उसको अब यहाँ पे डायरेक्टली, अब आप मान लो कि ये आपका 10x है, ये आपका 10th प्लेस पे, वो आपका 1st प्लेस पे, तो जो नंबर आपका बनेगा 10x + y, ठीक है। ये आपका नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन में भाई दो एक क्वेश्चन बनेगी, तो एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं वो क्या है, x एंड y है। तो x + y, द सम ऑफ, उसने क्या, अब यहाँ पे 10x + y मत लिख देना, 10x + y लिख दोगे तो आपके पास नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर। अगर आपके पास मान लो 23 है, ठीक है, एक 23 एक 2 डिजिट का नंबर है। अब उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ना उन दोनों डिजिट्स का सम बताओ, तो क्या बोलोगे आप, 2 + 3 करोगे ना, 2 + 3 करोगे ना कि 20 + 3 करोगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, x + y, जो कि मैं कितना दिया है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इन दोनों डिजिट्स का जो समीशन दिया है वो कितना दिया है, 9, ठीक है। तो ये हमारी पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, क्या बोला गया, सेकेंड कंडीशन की बात हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कंडीशन नंबर 2 की। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब कौन सा नंबर हमने फॉर्म किया है, ये वाला नंबर हमने फॉर्म किया है ना, ये नंबर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। कहाँ बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल था, इक्वल टू इज आ जाए, विल आ जाए, है ना। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब रिवर्स, अब जब इन डिजिट्स का जब रिवर्स करोगे, मान लो हमारे पास एक डिजिट थी 23, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, 20 + 3 लिखोगे। अब अगर इनके डिजिट्स का रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 30 + 2। दैट मीन्स अब अगर आपने 10x + y लिखा था तो वो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90x प्लस में 9y बराबर में 20y प्लस ऑफ 2x, ठीक है। अब ये आपका x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 88x, ठीक है भाई। 2x इधर आएगा ना, तो 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 88x, ठीक है। 9y उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 20 - 9 कितना हो जाएगा, 11।
ठीक है साहब। तो x की वैल्यू अगर आप निकालो तो क्या हो जाएगी 11/8 यानी कि 1/8y। ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिख दें, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करें, y की अगर वैल्यू निकाल लोगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो y की अगर आप वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो 11 को आप नीचे भेजोगे, ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 थी, कहाँ गई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लो। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके प्रॉपर कर सकते हो। ठीक है। या हाँ ठीक है, अब मैं ज़्यादा रब नहीं करूँगा, आप समझ लेना। ठीक है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 8x बराबर में 9। तो ये हो जाएगा 9x बराबर में 9, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है। इस तरीके से हमें दोनों डेज मिल गई। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है। अब आप देख लो, x और प्लस वाई करोगे, 8 + 1 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने थर्ड लिख करके रखा है, वेरी गुड। ये आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है। तो सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, लेंदी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देख करके बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं इसको। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन निहायती ईजी है, निहायती ईजी। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से समझना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आराम से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ टैक्सी चार्जेस, ये बेसिकली ना फिक्स्ड कॉस्ट वाला है। ठीक है, अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो हॉस्टल में मिलेंगे या फिर कोई एक बैट होगा, एक चेयर होगी, इस टाइप के कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम ही जाएगा। ठीक है। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर ऑफ 10 किलोमीटर। देखो, जब भी हम कोई भी राइड बुक करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी राइड बुक करते हैं तो हमेशा जैसे ही आप किसी भी राइड को बुक करोगे तो आपको एक ना फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ कितने, रिगार्डलेस मतलब आप कितना दूर जाना चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं। जितना दूर जाओगे वो तो एक वेरिएबल पे हो गया ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए पर किलोमीटर आपको लगेगा। ठीक है, तो अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपए वो आपको देने हैं। प्लस जब आप बुकिंग करते हो उस टाइम पे एक कॉस्ट लगती है जिसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मान लो 10 रुपीज हो सकती है, 20 रुपीज हो सकती है, 15 रुपीज हो सकती है। तो मान लो अगर आपका वेरिएबल चार्ज जो यानी कि चार्ज पर किलोमीटर है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ठीक है, और आपने टैक्सी बुक की है। ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अगर आपने टैक्सी बुक की, ठीक है, और आपको जाना है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 रुपए पर किलोमीटर में ले रहा हूँ, 10 × 10 कितना हो गया, 100 रुपए। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट भी देनी पड़ेगी जो कि मान लो हो सकता है 10 रुपए हो। तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। तो वो आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आती है। ठीक है, अभी आप इसको और अच्छे से समझो। मान लो, मान लो ना यहाँ पे एक, ये आपकी कोई एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन है डियर। पहले ना आप यहाँ पे और समझो अच्छे से। पहले इसमें मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, एक है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि आपको निकालनी है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी निकालनी है, और दूसरा आपको निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर। अब फिक्स्ड कॉस्ट मैं मान रहा हूं एक्स है और कॉस्ट पर किलोमीटर मैं मान रहा हूं वाई है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 में क्या है कि मान लो आपने एक टैक्सी राइड बुक की, अरे हम्म, ठीक है, आप सही है, हाँ सीधी है। तो मान लो अगर आपने कोई एक टैक्सी राइड बुक की, ठीक है, अब उसमें आपको क्या बोला गया, कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ठीक है, टैक्सी चार्जेस ऑफ अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, देखो आपको कितना जाना था, आपको जाना था 10 किलोमीटर।
ठीक है, अब 10 किलोमीटर पे आपने कितना रुपए पे किया? 105 रुपए पे किया। 10 किलोमीटर जाने के लिए आपने कितना रुपए पे किया? 105 रुपए। ओके, अभी जो 10 किलोमीटर है ना, ये आपकी डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपकी टोटल कॉस्ट 105 रुपए। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको एक सैंपल दिया ना कि टोटल कॉस्ट कैसे निकल करके आती है। टोटल कॉस्ट निकल करके आती है, पहले तो एक फिक्स्ड चार्ज होता है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता ना कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, बट मैंने एज्यूम किया है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपको हर बार सेम देनी पड़ रही है, जो कि है एक्स। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे एक्स लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस, अब उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, आप कितना जा रहे हो? 10 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है, 10 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है, मैंने क्या बोला था? अगर मैं 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेता हूं और अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, उसी तरीके से 10 किलोमीटर आपको जाना था और मैं मान लो मैं वाई रुपीज पर किलोमीटर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू वाई। अब अगर इन्हीं दोनों को जोड़ते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आती है 105 रुपए। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? फिर देखो वही प्रॉब्लम। ठीक है, अब की आ गई, अब की एक बार में आ गई, दूसरी बार में। तो कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, इस बार आप कितना जा रहे हो? 15 किलोमीटर जा रहे हो। इस बार आप 15 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी कि इस बार आपको टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है? 155 रुपीज। तो यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 15 किलोमीटर, और जो आप टोटल कॉस्ट जो आपको निकल करके आ रही है आपकी, वो आपकी आ रही है 155। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो क्वेश्चन बनेगी, सबसे पहले आप दोगे फिक्स चार्ज जो कि है एक्स, फिक्स चार्ज तो सेम था ना, उसके बाद प्लस आपके पास कॉस्ट पर किलोमीटर भी सेम थी, वाई थी। वो डिपेंड कर रहा है कि आप जितना ज्यादा जाओ चलोगे, जितना कम चलोगे, टोटल कॉस्ट आपकी उसी हिसाब से वेरी करेगी। तो इस बार आप 15 किलोमीटर चल रहे हो, वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आएगी 155। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इस दोनों इक्वेशन को सेपरेटली लिख करके सॉल्व करूंगा। x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब अगर इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो x से x हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस का 5y। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। तो दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब y क्या बता रहा है? y बता रहा है कि आप कितना रुपया ले रहे हो 1 किलोमीटर का, है ना, क्योंकि रुपीज में बात हो रही है। तो दैट मीन्स आप ले रहे हो 10 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, आप ले रहे हो 10 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डालता हूं, x प्लस 10 टाइम्स 10, ठीक है, बराबर में है 105। ठीक है, तो x प्लस 100 बराबर में 105, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 5। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट निकल करके आई है वो कितनी निकल करके आई है? 5 रुपए। बट क्या क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया था निकालने को? देखो, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद एक और लाइन है, क्या है? हाउ मच डज द पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब अब अगर इन दो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट और चार्ज पर किलोमीटर आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पर्सन को 25 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करनी है, ठीक है, कितनी की? 25 किलोमीटर की। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो बताओ। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अगेन एक्स प्लस, ठीक है, आपने 25 किलोमीटर चला, वाई रुपीज पर के वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगे, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल करके रखी है? 5 और 25। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो इसको जरा सॉल्व करो, 5 प्लस
250, दैट मीन्स आपको जो टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर वो आएगी 255 रुपीज। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो, तो अगर मैं यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करूँ, ठीक है, कम टाइम लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा आपको, ठीक है, और इसने मैं ही समझा दूंगा। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और फिर आपका एक आता है केस स्टिल वाटर। मतलब जब पानी और नाव, यानी कि पानी क्या हो रहा है, बह ना रहा हो, ठीक है, पानी रुका हुआ हो। तो देखो, अगर स्टिल वाटर का केस है, अगर आपका स्टिल वाटर का केस है, ठीक है, अब इस केस में बहुत ध्यान से समझना, इस केस में आपकी जो नाव है, ठीक है, वो चल रही है कुछ एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैंने मान ली, क्योंकि किलोमीटर आवर दिया हुआ है ना, तो मैंने नाव की स्पीड मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो पानी जब बहता है ना, उसी को अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी के बहने की स्पीड को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे पानी तो बह नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी स्थिर है ना, पानी नहीं बह रहा है। अब अगर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, अब अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, अगर अपन डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो ये हमारी नाव है, ठीक है, अब आपकी आपकी जो बोट की जो स्ट्रीम, बोट की जो स्पीड है, ठीक है, वो अगेन क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। और जो पानी है वो भी आपका, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है ना। या फिर आप बोल सकते हो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में बेसिकली आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि डाउन स्ट्रीम में पानी आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है, तो अगर पानी आपको हेल्प करता है तो उस केस में अगर आपको स्पीड निकालनी होती है तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो एक्स प्लस वाई निकल करके आ जाती है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर उसी जगह पे मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है डियर, अप स्ट्रीम के केस में अगर नाव आपकी एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है इस डायरेक्शन में, तो पानी यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में बहेगा। पानी की डायरेक्शन आपके नाव के डायरेक्शन के उल्टी होती है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में पानी बहता है। तो मान लो आपको जाना इस तरफ है, पानी का बहाव इस तरफ है, तो अब क्या होगा, अब आपको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, बिकॉज पानी आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, है ना। तो उस केस में जो आपकी स्पीड निकल करके आती है ना बच्चा, वो क्या आती है, एक्स माइनस ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड निकल करके आती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए, है ना। अब अगर ये तीनों केसेस समझ में आ गए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी बस हम लोग झटके एक झटके में सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स। ठीक है, फिर उसी तरीके से अपस्ट्रीम की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। ठीक है, देख लेते डाउन स्ट्रीम की, करेक्ट है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की क्या है, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग, फाइंड हिज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अरे कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। अपस्ट्रीम के बारे में दिया हुआ है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लेना। ठीक है, अपस्ट्रीम के बारे में क्या गिवन है कि
4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। तो ये आपका 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, 2 आवर में। देखो अब देखो टाइम सेम है ना, टाइम दोनों केसेस में सेम है। 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर रहा है वो 20 किलोमीटर, उसी 2 घंटे में अप स्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर खाली। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। भाई जो पानी की स्पीड है वो बोट की स्पीड से ऐड हो जाएगी। अब उसी जगह पे अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो बोट की स्पीड से जो स्ट्रीम यानी कि पानी की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम, क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, देखो टाइम की अगर बात करें, एक सेकेंड यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, अरे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी है 20, अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, कोई मतलब नहीं है, दो इक्वेशन तो ऐसे ही बन रही है, लिखो चाहे ना लिखो ऐसे भी लिख लो, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखोगे, स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई बराबर में डिस्टेंस कितनी है 20 अपॉन में 2, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2x, या फिर इसको ऐसे ही कर लो ना, ये देखो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में क्या आ गया 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐड करोगे, ठीक है, तो देखो y से y कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2y बराबर में 12, दैट मीन्स y की वैल्यू आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब अगर इस y की वैल्यू को मान लो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो 6 उधर जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ बोट कितनी निकल करके आई है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी निकल करके आई है, यानी कि पानी की बहने की स्पीड क्या है, वो है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पांचों क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।